नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आपके घर में आने वाला राशन, खेत में जिस रसायन का इस्तेमाल होता है, जिन चीजों का, खादों का इस्तेमाल होता है, आखिर उनकी गुणवत्ता कैसी है। आज बात इसी पर है क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल राजस्थान में खेतों को बंजर बनाने और मौत बांटने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं। चौंकिए नहीं, यह 100% सच है क्योंकि इसकी तस्दीक खुद सूबे के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने की है। वो बकायदा कई गोदामों में रेड डालकर इसका भंडाफोड़ भी कर चुके हैं और इस खुलासे के बाद प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में खलबली मच चुकी है। केंद्र सरकार ने इस पर रिपोर्ट भी मांग ली है और आपको जानकर हैरानी होगी कि किशनगढ़ में एक तो नहीं बल्कि कई नकली खाद बनाने की फैक्ट्रियां चल रही थीं। यानी कि जिन खाद का इस्तेमाल फसलों की क्षमता बढ़ाने के लिए होता है, उनमें पूरी तरीके से वो खाद नकली थी। खाद बनाने वाली कंपोनेंट्स का उसमें इस्तेमाल रत्ती भर भी नहीं हो रहा था। उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा था? मार्बल की धूल, मिट्टी, रंग और वेस्ट, ये सब इससे खाद तैयार की जा रही थी। अब आप सोचिए कि अगर इन सब चीजों का इस्तेमाल खाद बनाने में हो रहा था और असल में वो खाद है ही नहीं जिसको खाद का रूप दिया जा रहा था, तो आखिर क्या वो सेहत से खिलवाड़ नहीं है और क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी? इसे सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों में भी सप्लाई किया जा रहा था। अब इसमें डराने वाली बात तो यह है कि इससे जमीन के बंजर होने का खतरा तो है ही, इससे तैयार होने वाली फसलों से भी कई तरीके की बीमारियां होने का भी डर है। इसी तरह नकली और खराब गुणवत्ता के बीज भी फैक्ट्रियों में तैयार किए जा रहे हैं। गंगानगर में ऐसा ही एक मामला सामने आया और आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर खुलेआम इस तरह की फैक्ट्रियों का संचालन कैसे हो रहा है, किसानों और लोगों की सेहत से यह खिलवाड़ कितना बड़ा है और इस मुद्दे पर सियासत भी हालांकि हो रही है। इस पर अलग अलग बयान भी सामने आए, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको जरा दिखाते हैं। चलिए वो बयान आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको जरा 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये अजमेर के अंदर 29 मई की तस्वीर है जहां पर नकली खाद गोदाम पर छापा मारा गया। पहली एक बड़ी कार्रवाई थी जिसमें खुद मंत्री जो है सामने आते हैं, ऑटो में बैठ करके आते हैं और मौके पर पहुंच करके जो फैक्ट्री है जहां पर नकली डीएपी और ये खाद बनाई जा रही थी, वहां पर जाकर के छापेमारी करते हैं। और उसके ठीक अगले दिन ही 30 मई को भी जयपुर में इसी तरीके से एक और नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा जाता है। वहां से भी जो नकली सामान है वो बरामद होता है। अब उसके बाद 3 जून को गंगानगर के अंदर नकली बीज भंडारण पर भी छापा होता है। यानी कि जो आप फसलों को बोने के लिए बीज लेकर के आ रहे हैं वो भी नकली हैं। ना सिर्फ खाद इसमें नकली दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। यहां से सप्लाई हो रहा था ये खाद, ये जो बीज है यहां से सप्लाई हो रहे थे। तो अब आप ये मानिए और ये सोचिए कि कितना बड़ा ये नेटवर्क बना हुआ था, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किसका बैकएंड पर सपोर्ट था। ये सब चीजें अब जांच के बाद पूरी तरीके से सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा जो फर्जीवाड़ा था, ये जो बड़ा भंडाफोड़ है, ये अब इस मामले को लेकर के हो चुका है और इसी के इर्द गिर्द ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब जरा आपको वो बयान हम आपको दिखाते हैं जो हम शुरुआत में आपको बता रहे थे कि अलग अलग पॉलिटिकल जो से जुड़े हुए लोग हैं, नेताओं के इस पर बयान भी सामने आए हैं, इस पर राजनीति भी हो रही है। जरा वो आपको राजनीति कैसे हो रही है जरा बयानों के जरिए दिखाते हैं। बात सुनो, नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, जो भी नकली है उस नकलचियों को मैं खत्म कर दूंगा। ये हम 2-4 महीने में पूरी तरह से कार्रवाई होंगी। वो जो किशनगढ़ में पकड़े हैं उसमें 10 FIR होंगी, उनको सील कर दिया गया, उनके सैंपल ले लिए गए, उनकी जांच कराई जाएगी और उन सबको नष्ट कराया जाएगा। और जिन्होंने किसानों को धोखा दिया है उनको जेल के सीख चुकी हवा खानी ही पड़ेगी। तो ये आपने सुना और ये आपने देखा कि यहां पर मंत्री साहब की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया, बताया गया कि अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है और इसके तहत जो है अभी तक कई ऐसी फैक्ट्रियों का खुलासा हो चुका है, वहां से बेपर्दा वो सब कुछ हो चुके हैं। इस पर जरा कुछ और बयान भी सामने आए। ये तो आपने मंत्री का स्टेटमेंट सुना, बीजेपी नेता का इस पर क्या कहना है जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री श्री किरोड़ीलाल जी मीणा ने जिस प्रकार से नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की, उन्हें सीज कराया गया, निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण और इस बात का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के समय घोषणा पत्र में कहा था
कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति रहेगी, ये इस बात पर मोहर लगाती है, प्रमाणित करती है कि किसी भी सूरत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। और नकली खाद की फैक्ट्री का जो भंडाफोड़ हुआ उसकी तस्वीर हमने दिखाई आपको, और इस पर जो बयान भी सामने आ रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब ये सामने आ रहा है तो इसमें कमी किसकी है, इसमें नाकामयाबी किसकी है। लेकिन सवाल ये कि ये क्या अभी से चल रही हैं फैक्ट्रियां या इससे पहले से इनका एक खेल चल रहा था? क्यों नहीं पिछली सरकारों ने भी इस पर कोई एक्शन लिया? और अगर अब लिया जा रहा है तो और कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर इसी तरीके से मौत बांटी जा रही है? मौत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे सिर्फ सेहत को नुकसान होगा और तिल तिल करके इंसान की मौत होती है। इस पर जरा हम चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सैयद शाकिब जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ CEF एम्स के फाउंडर चीफ प्रोफेसर ए शरीफ जी हमारे साथ कार्यक्रम में। सर बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ कृषि पत्रकार शरद शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, हम उनको भी बताएंगे। साथ ही साथ किसान नेता राकेश बिश्नोई जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत सैयद शाकिब जी आपसे कर रहा हूं। ये हम देख रहे हैं और ये जानते भी हैं कि जो खराब गुणवत्ता की चीजें हैं, चाहे वो नकली बीज हो या वो जो है खराब किस्म की खाद हो, जब वो फसलों के रूप में जब उनका इस्तेमाल किया जाता है, फसलों में इस्तेमाल किया जाता है, तो इंसान तो खा लेता है वो उन फसलों को लेकर के। गेहूं, तमाम जो दूसरी चीजें, दालें, ये सभी चीजें अगर उसका सेवन करता है तो उनके शरीर पर क्या असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? सर सबसे पहले इस पर रिएक्शन, क्योंकि लोगों के मन में अपने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक संकट और एक सवाल रहता है कि भैया अगर खराब चीजें हम खा रहे हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और आप देखिए, हम लोग जो खाने पीने के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस का ध्यान रखते हैं, और हमें बचपन से ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, लिखाया जाता है, और फूड के पैकेट्स पे ये न्यूट्रिशंस की वैल्यूज़ जो है लिखी जाती हैं। तो उन सब का मकसद क्या है कि आज बॉडी जो है वो उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो हार्मफुल हो। और अभी हम अगर ये देखें, इस आजकल के जो फूड की चीज़ें हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसमें जो है केमिकल कंपोजिशन लिखे होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए है कि ये एक मैंडेटरी है लिखना, और जो फूड की जो हमारी मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी ज़रूरी है। और अब ऐसे में अगर हम कोई इनऑर्गेनिक चीज़ हमारे फूड में आ रही है और वो हेल्थ को नुकसान कर रही है, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर तो आप आंख मूंद नहीं सकते हैं। आप देखिए ना, अगर कोई पेस्टिसाइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उससे जो फसल आप उगा रहे हैं वो अल्टीमेटली जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है उसको कंज्यूम कर रहा है, और वो बॉडी में जाके तरह तरह की बीमारियों को पैदा कर रही है, और बीमारियों की लाइन लगी हुई है हॉस्पिटल में। आप देखिए तो आज कैंसर के इतने ज़्यादा पेशेंट हैं, आप पेट की बीमारियों को लेके बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, और उसके अलावा जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो तब हैं कि जब डायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ें हम नहीं ले रहे होते हैं, या हमारे कंज्यूमर्स नहीं ले रहे होते हैं। सर मेरा इसलिए सवाल भी है सर, बहुत अच्छा आप बता भी रहे हैं, लेकिन अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई आपको हरी सब्जियां, हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि आप हरी सब्जियां खाएं, आप सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, जंक फूड की तरफ ना जाएं, जंक फूड से आपको नुकसान होगा। अब ये सब्जियों को लेकर के जो खुलासा हो रहा है सर, ये तो बड़ा हैरान करने वाला, बड़ा डराने वाला है कि आप करें क्या? डेफिनेटली अगर इस तरह के ये जो फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं जिसमें इतना हाई लेवल है केमिकल का, और अभी तो ये कह रहे हैं कि इसमें फर्टिलाइजर है ही नहीं, बल्कि ये पूरा केमिकल बेस एक आर्टिफिशियल वो बना दिया गया है फर्टिलाइजर, तो इसका तो और बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा इन फ्यूचर, और कोई इसका प्रोडक्टिविटी इसमें कुछ होगी ही नहीं। तो ये इसको तो तुरंत इसकी जांच करके, और इस पर गवर्नमेंट अगर बहुत सख्त एक्शन ले रही है तो ये तो बहुत ज़रूरी है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन वेजिटेबल सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं कंज्यूम कर रहा है, इसको तो हमारे एनिमल्स भी, बहुत सारे एनिमल्स इसको कंज्यूम करते हैं, हरी चारे हरी घास खाते हैं, और इन्वायरमेंट पे भी उसका असर होता है, क्लाइमेट पर असर होता है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ खाद डाल दिया और उससे पौधा उग गया और हम लोगों तक पहुंच गया तो हम थोड़े से बीमार हो गए, बल्कि पूरे ओवरऑल जो हमारा इकोसिस्टम है उसी को डैमेज कर देगा। तो इसको हम ऐसे बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं, इस पर तो बहुत ही सीरियस संज्ञान होना चाहिए, और ये जांच होनी चाहिए कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि हरी सब्जी
और ग्रीन वेजिटेबल्स और इनडायरेक्ट वे में जो हमारे ये ग्रेन्स जो है उगाए जाते हैं, उसमें खाद का इस्तेमाल किया जाता है पौधों को बढ़ाने के लिए, और उसमें जो कीड़े और ये सब इस तरह की चीज़ें लग जाती हैं उससे बचाने के लिए। तो पता ये चला कि वो तो साहब इंसान ही नहीं बच पा रहा है, तो कीड़े मकोड़े और बाकी चीज़ों की तो बात ही अलग है। तो मेरा मानना यह है कि ये हेल्थ के लिए तो बहुत ही डेंजरस हजार्डियस है, और इस तरह की खाद को फौरन जांच करके इसको फौरन गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। और ऑर्गेनिक आप देखिए ना, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का आजकल वो प्रमोशन किया जा रहा है कि हम फिर उसी वापस जो है जो पेस्ट मैन्योर्स और जो खाद हमारी थी, जो सड़ी हुई पत्तियां और पौधे थे और जो जानवरों के उसके डंग्स थे गाँव, उसको कलेक्ट करके उससे खाद बना के उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक खादों का प्रचलन बढ़ाने की बात हो रही है, और यहाँ उल्टा हम एक ऐसे हाई लेवल के जो हैवी मेटल्स जो इसमें जा रहे हैं उसको उससे जूझेंगे, और बीमारी का तो रेशियो और बढ़ जाएगा, हॉस्पिटलों में लोड बढ़ जाएगा और लोग बीमारी का रेशियो बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक की तरफ जाने की जब बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो बेसिक चीजें हैं वही गड़बड़ पाई जा रही हैं। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी हैं। इस बीच हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर बजरंग जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं एक रिएक्शन लूँ, लेकिन उससे पहले मैं जरा प्रोफेसर ए शरीफ जी को जोड़ रहा हूँ। सर, इसमें एक चीज थोड़ा सा बताइए कि हमारे शरीर पर क्या क्या इसका असर होता है, कितना नुकसान ये पहुंचाता है और कितना घातक है ये। जैसे ये जो स्पूरियस फर्टिलाइजर्स जो बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल जो हो रहा है, जैसे मार्बल स्लरी, ग्रेवल पाउडर और डाइस, ऑर्गेनिक डाइस वगैरह, इसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स हो सकते हैं, आर्सेनिक, लेड, मेर्क्यूरी वगैरह, और काफी चीजें, सब कुछ हो सकते हैं जो जमीन के अंदर पत्थरों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये उसका पाउडर है। और ये पाउडर डायरेक्टली भी घातक हो सकता है, क्योंकि अगर सांस लेते हैं और ये पाउडर, फाइन पाउडर चले जाता है तो उससे लंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और लंग फाइब्रोसिस वगैरह सब ये हो सकते हैं। और ये पानी को कंटामिनेट करेंगे और सॉइल को कंटामिनेट करेंगे। पानी को और सॉइल को कंटामिनेट करेंगे तो वो फूड चेन में घुस जाएंगे। जो प्लांट्स वो सॉइल में और वो पानी यूज करके सिंचाई करेंगे तो वो फूड चेन में घुस जाएंगे। और ये हेवी मेटल्स, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये न्यूरोटॉक्सिक हो सकते हैं, किडनी का डैमेज कर सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में कैंसर भी हो सकता है। और इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह सब, रेसिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं उस पानी में और उस सॉइल में, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन आता है तो वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी हो सकता है। तो कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये जो हम ये इसके पाउडर जो बना के, मार्बल पाउडर और ये ग्रेवल वगैरह जो जाते हैं, इससे कई चीजें जो पानी में और सॉइल में नहीं होनी चाहिए वो सब हम पहुंचा रहे हैं। तो यानी कि तो ये किसानों के लिए भी बड़ा नुकसानदायक है कि उनकी जो भूमि है, जो मिट्टी है, वो भी इससे खराब हो रही है, कंटामिनेट हो रही है। हाँ। और वो बाद में इन द लॉन्ग टर्म वो उसका सॉइल का पीएच वगैरह सब चेंज हो सकता है, और ये बंजर भी बन सकते हैं। हाँ। ये जमीन, और इससे खाद बहुत टाइम तक यूज करते रहेंगे तो जमीन को भी नुकसान करेंगे, और जमीन में जो होता है पानी को भी नुकसान करेंगे। ठीक है। और इससे क्या है, इंसानों को तो नुकसान हो ही रहा है, जमीन को भी नुकसान हो रहा है, किसानों को भी इससे नुकसान हो रहा है, एनिमल्स को, सबको नुकसान हो रहा है। इस पर जरा मैं ये भी जानेंगे सर कि क्या ऐसी तरीके हैं जिससे हम घर में पहचान कर सकें कि भाई जो हमारे घर पर सब्जियां आ रही हैं या कोई ऐसी फसल है तो उसको क्या हम पहचान सकते हैं कि उसमें किस तरीके का, मतलब ठीक है, मिलावट तो नहीं है। जैसे फल फ्रूट के अंदर कुछ हद तक हम चेक कर सकते हैं, दूध को हम चेक कर सकते हैं, पनीर को हम चेक कर सकते हैं, क्या फसलों को भी चेक करने का कोई तरीका है? मैं ये भी जानूंगा। मैं शरद सर आपके पास आऊं, लेकिन इससे पहले जरा एक बजरंग जी से एक रिएक्शन में ले रहा हूं। बजरंग जी, एक चीज बताइए सर कि ये जो चीजें अभी तक दिखाई दी, अब इसमें खाद जैसे नाम, सिर्फ नाम ही खाद है, उसमें आप देखिए केमिकल मिला हुआ है, उसमें मिट्टी मिली हुई है, उसमें है ना अलग अलग तरीके के दूसरे कंपोनेंट मिले हुए हैं, लेकिन खाद बनाने का जो प्रोसेस है उसका एक हिस्सा भी नहीं है उसमें। बिल्कुल आप सही फरमा रहे साहब, इसमें ये नकली खाद बनाया जा रहा है, नाम है केवल, और इसको कलर करके और किसानों को बावड़ा बना रहे हैं, उनको ठग रहे हैं, उनकी जमीन की उर्वरकता खराब कर रहे हैं। और ये जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वास्तव में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो फूड चेन में एंटर होंगे और इससे बीमारियां होगी। ठीक है। मैं इसमें शरद जी, आप लंबे समय से आप देख भी रहे हैं, किसानों की बातों को आपने देखा, समझा। किसान जब अलग अलग स्तर पर परेशानी में आकर के खाद यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक का जो एक रास्ता है,
ठीक है, लेकिन वो उतना सबके लिए, सभी किसानों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि खर्चीला भी है थोड़ा, है ना, उतना ज़्यादा संसाधन नहीं है। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, कि इसको पूरी तरीके से रेगुलेट करे। लेकिन सबसे पहले ऐसी जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उन पर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शरद जी। नहीं, ये बात तो सही है कि जो फैक्ट्रियां चल रही है वो कृषि विभाग से पहले अनुमति लेती हैं, और खासकर जो एसएसपी और डीएपी की हैं। तो राजस्थान में तो डीएपी बन ही नहीं सकता। कारण है कि उसका जो रॉक फॉस्फेट की जो क्वालिटी होती है वो राजस्थान में इस लेवल की नहीं है कि उससे डीएपी बनाया जा सके। एसएसपी भी जो बनता है तो उसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है। अब जांच का महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो फैक्ट्रियां चल रही थी उन्होंने परमिशन ली थी या नहीं ली थी, क्योंकि अभी उनके सैंपल ले लिए गए हैं और सैंपल लेने के बाद में जांच के लिए भेज दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि पहली बार एक ऐसे कृषि मंत्री राजस्थान को मिले हैं, मैं तो कहूंगा आजादी के बाद ही, कि जो सीधे जहां अमानक जो उर्वरक है या अमानक बीज है उसकी जांच के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये किसानों के लिए एक अच्छा संकेत है। और बड़ी बात यह है कि जो जांच इस पे जो कार्रवाइयां हो रही हैं, छापेमारी हो रही है, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई मंत्री जी करें, कि जिससे आगामी समय में इस तरह का कोई भी अमानक उर्वरक, अमानक बीज बनाने वाले जो हैं वो 10 बार सोचें। तो यानी कि ये तो पर्दे के पीछे की जो चीजें हैं वो सामने लेकर के आए। और अभी ये तो कुछ फैक्ट्रियां हैं जिन पर छापेमारी की गई है, अब ये विभाग को भी देखना चाहिए। अब इसमें विभाग को देखना चाहिए कि कहां कहां पर ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें। इसमें एक बात महत्वपूर्ण यह है कि अभी तो हमने किशनगढ़ को देखा है, अभी आप जो भी गुजरात बॉर्डर है, उदयपुर है, जहां भी रॉक फॉस्फेट का काम होता है वहां आप जाएंगे तो ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियां मिलेंगी। और जहां तक ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे कि जैविक है, तो आप देखिए एक बड़ा खेल प्रोम के नाम से जैविक में शुरू हो गया है, जो किसानों को जैविक के नाम पे बेचा जा रहा है। जैविक डीएपी है ये, और उसमें कुछ नहीं है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं मार्बल की स्लरी वगैरह और मिट्टी वगैरह या कुछ गोबर मिलाकर उसको इस तरह के दाने बना दिए जाते हैं कि ये जैविक डीएपी है, जबकि वो कुछ भी नहीं है, जहर है वो, और वो प्रोम के नाम से बेचा जा रहा है। और ये हमने भी खबर की थी हल्दर टाइम्स में 2021 में की थी, और उसके ऊपर एक्शन भी हुआ था, लेकिन फिर ये वापस शुरू हो गया। तो कठोर कार्रवाई होना जरूरी है। पहली बार ये मंत्री जी मैदान में उतरे हैं तो लगता है कि अब कुछ मतलब कि स्ट्रांगली कुछ वर्क होगा। और इसमें आगे कदम उठाने चाहिए लगातार, इसी तरीके से सरकार के बाकी मंत्रियों को भी इसमें मिलकर के। और सबसे पहले तो इसमें जैसे जो जांच होती है, जांच के बाद में अगर वो सैंपल अमानक आते हैं, क्योंकि अमानक आने ही है पहली बात तो, क्योंकि गलत कर रहे हैं वो, लाइसेंस भी उनके पास नहीं है। अमानक आने के बाद में उनको सीधा जेल में अंदर भेजना चाहिए। और जहां तक जो मैं ये मानता हूं कि देश में जवान और किसान दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मतलब सीमा पर लड़ता है, ये खेत में लड़ता है, मेहनत करता है, देश के लिए अन्न पैदा करता है और देश का मतलब पेट भरता है। तो दोनों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और दोनों पक्ष जो हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों को मिलकर आके और ऐसे अमानक जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उसकी सूचना देनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा मंत्री जी को जाना नहीं पड़े, आसपास जो आम नागरिक है वो भी ये जिम्मेदारी उठाए कि कहीं इस तरह का कोई अमानक काम मेरे अड़ोस पड़ोस में हो रहा है, मेरे क्षेत्र में हो रहा है, जिले में हो रहा है, तो उसकी सूचना दे। सर, अगर प्रशासन अगर अपने भाई बिना किसी अथॉरिटी के, तो ये फैक्ट्रियां चल नहीं रही होंगी, और अगर नहीं चल रही हैं तो कैसे चल रही हैं? अगर प्रशासनिक स्तर पर ही अगर जिम्मेदारी निभा दी जाए तो शायद ये बंद हो जाएगा। आम लोगों को तो खैर जागरूक रहना ही है। हालांकि बहुत सारे लोगों को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन राकेश बिश्नोई जी, अभी आप देख रहे हैं कि जिस चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद का, यूरिया का, सब नकली पाया जा रहा है। बड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आप मेहनत करते हैं, लेकिन न सिर्फ इससे लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, बल्कि ये तो जमीन को भी नुकसान पहुंचा रहा है किसानों की। बिल्कुल बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जिस तरीके से सरद जी ने जो बात कही, मैं उस बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इनकी मॉनिटरिंग जो है, उस मॉनिटरिंग को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये अवैध जो व्यापार है इन पे रोकथाम कैसे हो सकती है, इस पे मैं बात करना चाहूंगा कि ये इनकी एनओसी जयपुर और दिल्ली से मिलती है, लेकिन जो फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर पे इनकी कोई सूचना नहीं है कि कौन से तहसील के अंदर, कौन से जिले में कितनी फैक्ट्रियां चल रही है, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब तक जिले हेडक्वार्टर के पास उनसे, उस विभाग से अगर एनओसी हम नहीं लेंगे तो ऐसी दुकानें, ऐसे बड़े बड़े गोदामों में धंधे, गोरख धंधे इसी तरह चलते रहेंगे। जब तक डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को इस बात का संज्ञान अब हुआ, जब किरोड़ी लाल जी ने उस टाइम जो फैक्ट्री में जाके चेकअप किया, देखा, उस टाइम सब लोगों के ध्यान में आया कि कहां कहां ये क्या चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एनओसी का बंटवारा, एनओसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी दे
उनको पता होना चाहिए कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरे तहसील के अंदर भी कौन सी जगह किस किस नाम से फैक्ट्री चल रही है। ये पहली बार हुआ कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कहीं मालूम नहीं है, किसी भी अधिकारी को मालूम नहीं है कि ये फैक्ट्री कौन से तहसील के अंदर है, कौन से कस्बे के अंदर है, कौन से शहर के अंदर है। जब दिल्ली और जयपुर से इनके सारे रिकॉर्ड मंगवाए गए तब हमें पता चला कि ये 2019 से जब यूरिया की किल्लत आई तो गंगानगर जिले की बात करूं तो गंगानगर के अंदर कम से कम 34 ऐसे अवैध धंधे शुरू हुए। और राजस्थान का जो आंकड़ा है वो कम से कम 250 से ऊपर का आंकड़ा है जो हम रिकॉर्डली लेके आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सारे हम रिकॉर्ड लेके आए हैं कि दिल्ली से ये मंगवाए हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी फैक्ट्री और किस नाम से चल रही है। यानी कि अभी भी और फैक्ट्री है ना ऐसी। इससे किसान की फसल भी बर्बाद हो रही है और किसान की जमीन बर्बाद हो रही है। अगर ये यूरिया डीएपी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले 2-4 साल के अंदर किसान की जो फसल है वो तो बर्बाद होगी, साथ में जमीन बर्बाद हो जाएगी। जमीन की जो उर्वरक जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें जरा बजरंग सर को जोड़ रहा हूं वापस से। बजरंग जी, एक चीज बताइए, अब किसान बड़े भोले वाले हैं, उनको नहीं समझ में आया कि भाई ये जो खाद लेकर के आए, यूरिया लेकर के आए, ये मिलावटी है। इसकी किसान कैसे पहचान कर सकते हैं? इसका कोई तरीका है क्या? किसान इसकी पहचान लेबोरेटरी में जो है अनुसंधान केंद्र वहां पे करवा सकते हैं इसकी, जो डीएपी एसएसपी और इनका वहां कितना जो कंटेंट दे रखे हैं वो उसके अकॉर्डिंग टू है नहीं है। मगर ये तो सारा ही नकली है साहब, उन्होंने पूरा रंग करके वो दे रहे हैं। नहीं, अब ये रंग करके तो दे दिया, अब किसी को नहीं पता ना, किसान को नहीं पता कि अब जो उसको मिल रहा है सील पैक होकर के मिल रहा है ना, उसमें स्टैम्प वगैरह सब कुछ लगे। अब यही देख करके किसान ले लेता है और कोई भी इंसान ले लेगा, लेकिन अब ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। तो मिलावटी सामान है तो उसकी पहचान करने का कोई ऐसा तरीका? एक आप बता रहे हैं कि लैब में जाकर के उसकी जांच करवा सकते हैं। इसके लिए जोनल हेडक्वार्टर्स पे लैब है जो फर्टिलाइजर टेस्टिंग के लिए, वहां करवा सकते हैं। जैसे दुर्गापुरा में कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है, वहां टेस्ट करवा सकते हैं और उसकी गुणवत्ता का मालूम कर सकते हैं, तकलीफ की पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि लैब के थ्रू, लैब के जरिए जो है ऐसे जो फैक्ट्रियों के अंदर जो मिलने वाली खाद है उसकी जांच की जा सकती है। तो किसानों के लिए एक उपाय ये है कि पहले कभी अगर आप रेगुलर जिस खाद का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी आप एक अपने तौर पर, सावधानी के तौर पर आप जांच भी करवा लें कि कहीं उसकी गुणवत्ता खराब तो नहीं है, जो आपको मिल रही है चीज़ कहीं वो बिल्कुल खराब तो नहीं है। इसमें मैं प्रोफेसर ए शरीफ जी को वापस से जोड़ रहा हूँ। सर, इसमें आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि क्या हम घरों में जो फसल बन करके आ रही है उसको भी पहचान, क्योंकि फ्रूट का तो जांच करने का तरीका है, दूध को जांच करने का तरीका है ना, उससे बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको भी जांच सकते हैं। तो क्या फसलों को भी पहचानने का कोई तरीका हो सकता है कि मिलावट है इसमें, नहीं है, ऐसा कुछ है तरीका? इंडिविजुअल घर के लेवल पे तो ऐसे टेस्ट वगैरह तो नहीं हो सकते, तो वो लेबोरेटरीज में भेज के ही करना पड़ेगा। जहाँ पे फैसिलिटीज है, हेवी मेटल डिटेक्शन वगैरह जो कर सकते हैं, जैसे हमारा लैब है या सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है या वो FSSAI के लैब्स है, और यही लैब्स में हो सकता है। और दूसरे छोटे मोटे लैब्स में या घरेलू टेस्ट वगैरह है नहीं इसके लिए। ठीक है, मैं अच्छा सैयद सर को जोड़ रहा हूँ जरा। सैयद सर, एक चीज़ ये कि अब हमें खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हमें कुछ अवॉइड करना चाहिए, कुछ नई चीज़ों को जोड़ना चाहिए, या कुछ ऐसा है जो बिना खाद के भी हो सकता है, बिना यूरिया के इस्तेमाल के भी हो सकता है? सर देखिए, आजकल जो प्रोडक्शन हो रहा है इसमें तो हमारी जो ये खाद है या जो यूरिया है इसका बड़ा रोल है, क्योंकि पहले प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, कीड़े मकोड़े बहुत सारी फसलें पौधों को खराब कर देते थे, तो प्रोडक्शन नहीं होता था। तो ये फॉरेन से जो टेक्निक और यूरोपियन टेक्निक आई उसमें जो है पेस्टिसाइड को उस मात्रा में यूज करके पौधों को अच्छे से ग्रो किया जाता है, उसमें ज्यादा कल्टीवेशन मिलता है, ज्यादा पैदावार होती है। तो ये चीजें तो आई, जरूरत के हिसाब से जो है वो पैदावार को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट, एक उसका क्वांटिटी होती है, एक मतलब उसका रेशियो होता है कि भाई आप इतना ही डालें ताकि वो सेहत को बिल्कुल डैमेज ना करे। लेकिन यहाँ पर भी ये है कि ना तो किसान की ट्रेनिंग है, ना साइंटिफिक। अच्छा, लोगों के लिए कुछ खास हिदायत सर,
तो आजकल मैं यही जैसा कह रहा हूँ जो कि चीजें देखिए मिल रही हैं, हाँ। आप ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स, आप जो है पल्स दालें, और आप तमाम जो इस तरह की चीजें रोज अपने घर लाते हैं मार्केट से, तो आप उसको कैसे छोड़ देंगे खाना पीना। लेकिन अब आप ऑर्गेनिक अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक का कल्टीवेशन इतना ज्यादा नहीं है, पैदावार इतनी नहीं है, तो हम तो लामुहाला आप उस पर डिपेंडेंट हैं। और अगर उस पर से गवर्नमेंट की सख्ती नहीं होगी, अगर किसानों को भी बेचारों को पता नहीं होगा कि हमें क्या चीज मिल रही थी खाद के नाम पे, तो वो तो यही प्रोडक्शन आपके सामने आएगा और उसका हाँ, नतीजा जो है ठीक है, बीमारी की शक्ल में आपको क्योंकि इसको दिखेगा। इसको खाना तो छोड़ अब नहीं सर सकते हैं ने ना, जैसे बताया, फसलें। प्रोफेसर शरीफ साहब ने हाँ, कि लेबोरेटरी जांच कराएं तब पता चलेगा। लेकिन अब हर किसान बेचारा 5 बोरी मान लीजिए खाद खरीदता है, उसके बाद वो लैब में जाके जो है वो जांच में खड़ा होगा, लेकिन फिर इसका लाएगा, जो फिर है बुरा डालेगा। असर आपकी सेहत पर पड़ता है, इसलिए आपको बहुत डेफिनेटली ज्यादा सर, ध्यान देने बहुत की ज्यादा जरूरत है। बुरा असर पड़ रहा है, और कैंसर के, और किडनी के, ब्रेन के, और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, स्किन के, आईज के, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, सब पर हर इस केमिकल का बुरा ठीक है, असर पड़ता है। इसलिए जो है हमें बहुत ठीक ज्यादा है, अलर्ट होना चाहिए इसके लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, हमारे सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन नकली खाद बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उन पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहनी चाहिए, ताकि ऐसी ही जो फैक्ट्रियां हैं उनका खुलासा हो सके, सामने लाया जा सके और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।